बच्चों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं हमारी यूनिट थ्री का एक पार्ट जो हमने पहले बताया था आपको कि यूएनओ और पीस, यूएनओ एंड पीस, उसी का ही ये सेकंड पार्ट है कि अगर विश्व में सभी राष्ट्रों में या दो राष्ट्रों में तनाव हो जाए तो उसके समाधान के क्या तरीके हैं। आज हम इस पार्ट को हल करते हैं बच्चों। एक पार्ट हमने पहले हल किया, आज ये उसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट सेकंड। तो विवाद होते रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उन जो विवादों को समाधान कैसे करें, तो उसका जो पहला पक्ष आता है वो है वार्ता। वार्ता का क्या अभिप्राय है। वार्ता का अभिप्राय यही है कि जब दो राष्ट्रों में किसी एक विषय को लेकर विवाद हो गया तो आपस में बैठें और बैठ के बातचीत करें। उस बातचीत से जो है वो उसका समाधान निकालें। इसको हम बोलते हैं वार्ता। विश्व में कितने ही विवाद हुए हैं जिनको वार्ता के द्वारा सुलझाया गया है। सेकंड बात करते हैं सत्य सेवा और मध्यस्थता। बच्चों ये दो पॉइंट हैं, सत्य सेवा और मध्यस्थता। सत्य सेवा गुड ऑफिस का मतलब जब हम कार्य करते हैं कोई, तो जरूरी नहीं उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट हो। हमारी इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि वो हमारे से जुड़ा हुआ हो। कई बार हम जैसे बच्चों आपने देखा है कि हमारे आसपास में हमारे मोहल्ले में कहीं भी विवाद हो जाता है तो दो पक्षों में विवाद हुआ तो एक तीसरा व्यक्ति या कोई परिवार आकर उसमें कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि उसकी जो भावना होती है बहुत अच्छी होती है, गुड इंटेंशंस होती हैं उसकी कि पड़ोस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो वो बात करता है दोनों पक्षों को सुलझाने की, तो इसको बोलते हैं सत्य सेवा। इसमें खास बात ये है कि इसमें तीसरे पक्ष को एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करना पड़ता, बस वो उसका तो भाव अच्छा होता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है वो अपनी मन के बात से उनको समझाना चाहता है कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये होती है सत्सेवा। अब हम बात करते हैं मध्यस्थता की। मध्यस्थता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तीसरा व्यक्ति जो है जो उन दोनों पक्षों को सुलझाना चाहता है, उसमें तीसरा पक्ष एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब यही है कि वो सक्रिय रूप से भाग लेता है, वो अपनी राय देता है, अपने सुझाव देता है और उनके प्रस्ताव को मानना ना मानना ये अलग बात है, राष्ट्रों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने। लेकिन सत्य सेवा और मध्यस्थता, इसमें हमारा ये कह सकते हैं हमारा भाव, हमारी इंटेंशन कि हम सही ढंग से समस्या को समाधान कर पाएँ, और मध्यस्थता में हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। अब हम बात करते हैं, लेकिन दोनों का एक मेन उद्देश्य होता है, जो भी वो सुझाव प्रस्तुत करते हैं उसको मानना या ना मानना, ये जिन पक्षों में विवाद है उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं इनका डिफरेंस बताना चाहूँ बच्चों, तो दोनों के अंदर सत्य सेवा और मध्यस्थता के अंदर क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात है, सत्य सेवा में तीसरा पक्ष केवल सेवा भाव से जुड़ता है। इसमें ध्यान दें बच्चों, जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझने में वो होता है सेवा भाव। सेवा भाव गुड इंटेंशंस होती हैं उसकी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए जो मानव जाति के लिए नुकसानदायक है और सभी को नुकसान करेगा, तो हमारा भाव अच्छा है, इसमें भाव देखा जाता है। इसमें जो सत्य सेवा करने वाला होता है उसकी इंटेंशंस पर ज़्यादा जो है वो ध्यान दिया जाता है। जबकि मध्यस्थता की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीसरा पक्ष जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की भूमिका निभाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि वो अपनी राय भी देता है, दोनों पक्षों को लाभ हानि होगी या नहीं होगी, या थोड़ा बहुत छोड़ भी देना चाहिए किसी दूसरे पक्ष को, इस तरीके से वो राय देता है अपनी। तो इस तरीके से वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के रूप में रहता है। इसके साथ साथ एक चीज़ है कि ये डिफरेंस तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन यूँ समझ सकते हैं कि सत्य सेवा और मध्यस्थता ये एक राष्ट्र के द्वारा, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा ये हो सकती है। सत्य सेवा किसी के द्वारा भी हो सकती है, मध्यस्थता भी एक राष्ट्र के द्वारा या किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं सुझाव की, चाहे वो सत्य सेवा के माध्यम से दिए गए हों, चाहे मध्यस्थता के माध्यम से दिए गए हों सुझाव, उनको मानना या ना मानना राष्ट्र के ऊपर निर्भर करता है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सराहना।
बच्चों इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सराधन क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बात करूं कि सराधन जो है हेग सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी। हेग में, हेग अभिसमय भी कह लो आप इसको, तो हेग कन्वेंशन में ही सराधन की उत्पत्ति हुई थी। इस सराधन का सबसे बड़ा जो अर्थ निकलता है वो यही है, इसमें फैक्ट तथ्यों की जांच की जाती है। अब इसमें हम बात करते हैं तथ्यों की जांच कैसे हो सकती है। या तो जो विवादग्रस्त राष्ट्र हैं उनमें से सत्सेवा करने वाला या मध्यस्थ, कुल मिला के तीसरा राष्ट्र वो तथ्यों की जांच करे, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके बाद है मध्यस्थता के लिए भी यही होता है कि वो तीसरा पक्ष पार्टिसिपेशन करता है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है सराधन में बच्चों ध्यान देने वाली वो ये है, तथ्यों की जांच की गई। सबसे पहली बात तो तथ्य है, मेन जो बात आती है कि वो है तथ्यों की जांच। तथ्यों की जांच हो गई तो उस जांच के लिए जो तीसरा पक्ष आया जिसने मध्यस्थता की या सत्य सेवा की, वो अपने एक प्रस्ताव, अपने सुझाव जो है वो एक प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करता है। और फिर उस प्रस्ताव में दोनों पक्ष जो विवादग्रस्त जो पक्ष हैं उन पक्षों को जो है उनके तथ्यों की जांच करके उनके अंदर कोऑर्डिनेशन, समन्वय का कार्य जो है वो सराधन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका है। वो यही है कि समन्वय करके दोनों राष्ट्रों के समक्ष जो विवादग्रस्त राष्ट्र हैं उनके सामने लाया जाए ताकि वो समस्या का समाधान कर सके। सबसे बड़ी बात, सराधन और मध्यस्थता में जो अंतर की मैं बात करूं कि सराधन और मध्यस्थता, तीसरा पक्ष तो है दोनों में, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहली बात जो आती है कि सराधन में तीसरा पक्ष जो है वो मध्यस्थता नहीं करता। ध्यान दे बच्चों, सराधन में तीसरा पक्ष जो है वो मध्यस्थता नहीं करता, वो तथ्यों की निष्पक्ष जांच करता है। मेन महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है निष्पक्षता। तीसरे पक्ष के द्वारा जो है वो जांच की जाती है और प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। उस प्रस्ताव के माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है, इसको हम सराधन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वाद विवाद की। जो अगला पॉइंट है कि अगर दो राष्ट्रों में या कई राष्ट्रों में विवाद हो गया तो अगला किस तरीके से जो है वो सुलझाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ वाद विवाद की। वाद विवाद सुरक्षा परिषद, जैसा कि आप सभी को पता है कि शांति व्यवस्था के बनाए रखने की जिम्मेवारी जो है वो सुरक्षा परिषद की है। तो सुरक्षा परिषद को ये अधिकार दिया गया है कि वो विवादग्रस्त राष्ट्रों को बुलाएं अपने मीटिंगों में और उन मीटिंगों में उनसे जो है राय ली जाए या उनके दावों को देखा जाए। यह कार्य महासभा के द्वारा भी किया जाता है। कुल मिला के अगर हम यही कहें कि सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों ही अपने सदस्यों को जिनमें विवाद होता है वो अपने बैठकों में बुलाती है या वो उनको जो है आमंत्रित करती है, वो अपने अपने दावे प्रस्तुत करें। इसमें एक बात ये है कि दोनों पक्ष अपने अपने दावे जब प्रस्तुत करते हैं तो सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई मतलब हमें बहुत सारे फैक्ट जो हैं जो अब तक छिपे हुए होते हैं, जब वो वाद विवाद करते हैं तो वो सच्चाई सामने आ जाती है। और एक सबसे बड़ी बात है इसमें ना, महासभा में, सुरक्षा परिषद में जिन राष्ट्रों में विवाद नहीं होता वो भी मेंबर शामिल होते हैं, तो वो भी इन वाद विवादों को सुनते हैं और निष्पक्ष रूप से अपने निर्णय भी देते हैं और कौन सा पक्ष ठीक है या नहीं है उसके ऊपर भी जो है वो बातचीत करते हैं। तो कुल मिला के वाद विवाद से सच्चाई सामने आ जाती है और सच्चाई के आधार पर निर्णय लेना जो है बहुत ही आसान हो जाता है। अब बात करते हैं हम बच्चों कि पंच निर्णय क्या होता है। बच्चों ये भारत की कॉन्सेप्ट तो है ही है। ये भारत में तो पंच निर्णय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और ये कहा जाता है कि पंच परमेश्वर होता है। ऐसा हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और सच्चाई भी है कि पंच निर्णय। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहते कि भारत की बात, विश्व में भी पंच निर्णय को महत्व जो है वो दिया जाता है। पंच निर्णय यानी कि विवादग्रस्त राष्ट्र जो हैं अब वो सहमति देकर 5 राष्ट्रों को या 5 प्रतिनिधियों को जिनको वो निर्वाचित करते हैं उनके सामने अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं। तो वो पंच निर्णय जो है वो क्या डिसीजन लेंगे, वो मानना या ना मानना, ये भी उन विवादग्रस्त राष्ट्रों पर निर्भर करता है। लेकिन एक खास बात ये भी है कि पंच निर्णय की शुरुआत बहुत प्राचीन है और यूनानियों से इसका आरंभ किया गया था। लेकिन आज भी पंच निर्णय को उतना ही महत्व प्राप्त है जितना पहले होता था।
लेकिन एक उल्लेखनीय बात यही है, विशेष बात यही है कि पंच निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं माना जा सकता। हम बात करें कि 5 जो राष्ट्र निर्वाचित हुए उन्होंने अपना निर्णय दिया, तो उनका निर्णय माने हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में वो बाध्यकारी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पंच निर्णय में अंतर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक समाधान की। न्यायिक समाधान, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि न्यायिक निर्णय, कानून के द्वारा जो नियम बनाए जाएं जिनसे समस्या का समाधान हो, उसको हम न्यायिक समाधान कहते हैं। और ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो है वो जारी किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम संयुक्त राष्ट्र का जो 6वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट बात करते हैं वो है अवरोध राजनय की। अवरोध राजनय, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हैमरशोल्ड के द्वारा जो है दी गई, जो कि यूएनओ के महासचिव रहे हैं, उनका मानना था कि अवरोध राजनय के द्वारा भी जो है हम शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का समाधान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो यही है, इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है तनाव को कम करना। ये महत्वपूर्ण बात है, तनाव को कम करना। तनाव अगर 2 राष्ट्रों के बीच में नहीं होगा तो कभी भी शीत युद्ध गर्म युद्ध में नहीं बदलेगा। इट मीन्स कभी भी परमाणु युद्ध या इस तरीके की युद्ध की नौबत नहीं आएगी। तो रॉब हैमरशोल्ड जो महासचिव रहे हैं यूएनओ के, उन्होंने जो है अवरोध राजनय की बात की है। ये किस तरीके से होता है, इसके 4 तरीके उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले ये है निरीक्षक दल द्वारा युद्ध विरोधी क्षेत्रों का भी जो है वहाँ जाकर जांच करना। इसका कहने का अभिप्राय यही है कि जो यूएनओ द्वारा एक निरीक्षक दल बनाया जाता है, उस निरीक्षक दल के द्वारा जो है वो युद्ध विराम, जिसमें युद्ध हुआ है जिन पक्षों में, उनमें जाकर वो उसका निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो सेनाओं को भेजना। सेनाओं मतलब जो जिन 2 राष्ट्रों के बीच में तनाव हुआ, युद्ध हुआ, उनके बीच में अपनी सेनाएं भेजे ताकि शांति स्थापित होती रहे या शांति को खतरा उत्पन्न ना हो। तीसरी बात करते हैं हम घरेलू व्यवस्था में यूएनओ की सेनाओं का सहयोग करना। घरेलू व्यवस्था कई बार आपने पढ़ा है, वैसे भी बताया कि गृह युद्ध होते हैं, सीरिया के अंदर हुआ, लेबनान के अंदर हुआ। तो इन गृह युद्धों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है यूएनओ की सेनाएं भेजी रही। और भारत तो इन शांति सेनाओं में अग्रणी भूमिका भारत ने निभाई है। तो ऐसी सेनाओं को जो है के द्वारा भी शांति स्थापित की जाती है। और लास्ट पॉइंट है जो सांप्रदायिक गुट हो। सांप्रदायिक गुट मतलब यही है विश्व में सांप्रदायिकता, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या विभिन्न जो जातियां हैं उन जातियों में संघर्ष होता रहता है। उस अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप वो धारण कर सकते हैं सांप्रदायिक ऐसे झगड़े। तो उन सांप्रदायिक क्षेत्रों में जहाँ भी ये युद्ध हुआ तो उसको नियंत्रण करने के लिए जो है यूएनओ की सेनाओं की मदद करना, इस तरीके से जो है ये सारा अवरोध राजनय भी कहलाता है। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही था कि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीके क्या हैं, और उसमें महत्वपूर्ण जो आता है वो है वार्ता, सत्सेवा, मध्यस्थता, और उसके बाद आता है सराधन, सराधन के बाद आता है वाद विवाद, जांच, पंच निर्णय, उसके बाद है न्यायिक समाधान और अवरोध राजनय। इस तरीके से हम जो है इस लेसन को समझ सकते हैं कि विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने का तरीका क्या है।